हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अपने नावल का पार्ट नंबर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। रहमान साहब, आपकी बेटी को मैं जानता नहीं, लेकिन मैं यहाँ एक दो बार उनसे मिल चुका हूँ। वो बहुत ही साफ दिल के मालिक है, जो मुझे बहुत अपील की। उनकी क्वालिटी, वरना आजकल लोग ऐसे नहीं मिलते। और दूसरी बात, आपको अपनी इकलौती बेटी के लिए बेहतर सोचना चाहिए। आप समझदार हैं, मैं यहीं बैठा हूँ, आप सोच समझ कर फैसला करें, मुझे कोई जल्दी नहीं है। उस पार्ट अंदाज में कहता हुआ सिंगल सोफे पर बैठ गया और हद से तो हंसी रोकी नहीं जा रही थी। वो बहुत मुश्किल से होंठों पर कंट्रोल किए हुए थे। मीरा ने गुड़गुड़ को देखा, जिसका सूरज चेहरा उसे और ही कहानी सुना रहा था। हान मनम्मा ने बाप को देखा, जो उसे ठंडा रहने को कह रहे थे। अंकल, आप ऐसा करें कि हट से पूछ लें कि वो किसका साथ पसंद करती है, फिर कोई फैसला कीजिएगा। आपकी बार खामोश बैठा हुआ रॉबिन बोला। रहमान रहमान साहब समेत सबने हट की तरफ देखा, जो सबको अपनी तरफ देखकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। हट, रहमान साहब ने उसको पुकारा, जिस पर दिलो जान से उनकी तरफ मतवज्जो हुई। क्या आप किसी के हक में बोलना चाहती हैं? रहमान साहब की संजीदा आवाज पर वो बौखलाई, जबकि आहान ने होंठ पीछे। जो आपका फैसला वही मेरा। लेकिन डैड, आप जानते हैं ना कि मुझे बचपन से ही करोड़पति बनने का बहुत शौक है। मैं अपने नाम बहुत सी फैक्ट्रियां देखना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपके फैसले पर राजी होंगी जो आप करेंगे। अपने मतलब की बात क्या थी, वो सबको खुद को घूरने पर मजबूर कर गई थी। मनवर, क्या तुम अपनी सब फैक्ट्रियां मेरी बेटी के नाम कर सकती हो? अभी इसी वक्त रहमान साहब की बेलचक आवाज पर मनवर साहब बौखलाए। देखो रहमान, मेरा इकलौता बेटा है आहान। शादी के बाद सब कुछ हट गई होगा, तो पहले ये सब बकवास है। मैं तो अपने भाई की गलती का अजाला करना चाहता था। मनवर साहब रहमान साहब को देते हुए बोले, और रहमान साहब मुस्कुराए। तुम्हारे भाई ने गलती नहीं, गुनाह किया मनवर, और कुछ गलतियों का अजाला नहीं होता। और दूसरी बात, अगर तुम कह देते ना कि तुम सब कुछ हट के नाम करने को तैयार हो, तो मैं एक पल सोचे बगैर तुम्हारे हक में फैसला दे देता। और तीसरी बात, मैं कुछ भी तुमसे हट के नाम ना करवाता, क्योंकि तुम्हारा कह देना ही काफी था। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम भी अपने भाई की तरह ही हो। तुम दोनों जा सकते हो। मैं आज सबके सामने अपनी बेटी का रिश्ता जजील अहमद के साथ अनाउंस करता हूँ। और जजील अहमद, तुम्हें 15 डेट शादी की मुकर्रर डेट देता हूँ। धूमधाम से आओ, मेरी बेटी को ले जाओ। वो कहते हुए बिना सफूरा बेगम में किसी और को देखते हुए चले गए थे, और मनवर साहब और रहान दांत पीसते हुए वहां से चले गए। मारिया, माँ और हाजबी मुंह बनाते हुए चले गए। तकीब वकार साहब हट के पास थार पर प्यार देते हुए रहमान साहब के पीछे चले गए। और जुनैद साहब उनके तरफ आए, जो उन्हें अपनी तरफ आता देख कर चौंकना अंदाज में खड़ी हो गई थी। खुश रहो, उसके सर पर हाथ रखकर कहते हुए सबको हैरत में छोड़ते हुए वापस पलट गए और हटते आंखें चबक चबक कर उनकी पुश को देखे। सफूरा बेगम जल्दी से जजील को मुस्कुराकर देती रहमान साहब से पीछे गई थी। आलिया भी मुस्कुरा कर हटू देती मुलाजमत से किचन की सफाई करवाने किचन में चली गई थी। आज जो कुछ भी हुआ, किसी के हवाबो हवालों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। सब अपने अपनी जगह पर हैरतज़दा से थे। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। जजील अहमद उसकी तरफ आया, जो अब उसे देखने लगे थे। वो पाकिट में दोनों हाथ घसीटे उसके बहुत ही करीब खड़ा था। खुश हो? वो गंभीर लहजे में बोला। नहीं तो इसमें खुश होने वाली क्या बात है भला? कोई शादी से भी खुश होता है? वो सीने पर हाथ बांध भी बोले। तुम तो खुदा की नाशुक्री बंदी हो। तुम कैसे खुश हो सकती हो? हालांकि दिल में लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, पता नहीं क्या क्या फूट रहे होंगे। रॉबिन खड़ा हुआ जलकर बोला। और काले हो जाओगे जल जल कर सरू शक्ल वाले, वो नाक चढ़ाकर बोले। जबकि मीरा हैरत की जाती से तीनों की शक्ल देख रही थी। हर कुछ देर बाद मेरा वकील आएगा, जहाँ कहे साइन कर देना। ये पेपर बहुत पहले के बनवाए हुए हैं मैंने, इसी वक्त के लिए। वह गंभीर लहजे में कहता हुआ उसका सर आहिस्ता से छूता बस के करीब से गुजर गया था। वो किसी ट्रांस की कैफियत में पलट कर उसे जाता हुआ देखने लगे। डैड, आप जानते हैं ना कि मुझे बचपन से ही करोड़पति बनने का बहुत शौक है। मैं अपने नाम बहुत सी फैक्ट्रियां देखना चाहती हूँ, लेकिन जो आपकी मर्जी होगी वही मेरी होगी। और राबन संजीदगी से उसकी नकल उतारता हुआ ऊपर पड़ गया था। ठहर जाओ बदतमीज इंसान। वो शूज उतारते हुए गुस्से से बड़बड़ाती हुई उसके पीछे लपकी, जबकि मिर्रा सर हाथों में थामती सोफे पर गिर गए थे। उफ, ये क्या हो रहा है? मेरी तो छोटी सी अक्ल ये सब समझने से नहीं हो पा रही। वो सर थामे में रूहान से लहजे में बोले। माया बजती पैर पर सराय से दरवाजा खोलते शहरिया को अंदर आने के लिए जगह दे रही थी। वो अंदर आता हुआ आज कुछ नडाल था, चेहरा बेसुरत था। शायद उसे बुखार था। वो रात भर घर नहीं आया था। वो अपने दोस्तों के पास रुक गया था। रात मोबाइल उसका गुम हो गया था या चोरी, वो समझ ना सका। वह लॉन्च में चाय पीती हुई फूफो को देखकर ठटकना, ना सिर्फ फूफो बल्कि डैड साहब भी लॉन्च में बैठे थे, हशमगीन नजरों से देखे खड़े हुए थे। चिटा, कहाँ थे बेगैर? यहाँ उसे रखा हुआ है और बाहर किसी और को, और उधर पाकिस्तान में मेरी बेटी को लटकाया हुआ है। अरे बेशरम इंसान, कुछ तो हमारा ख्याल रखा होता। फूफा का थप्पड़ से ज्यादा उसके अल्फाज ने घायल किया था। वो सूरज चेहरा सुर आंखों से रफिया बेगम को देता रहा, जिनकी लड़का तबीयत से पूरा खानदान डरता था। वो किसी पर इल्जाम लगाने में पल नहीं लगाती थी। अगला बंदा जाए बाढ़ में। वो खुद को ही साचो और हक पर समझ देती हमेशा से। रफिया बैठकर बात करते हैं। अशरफ अहमद ने बेटे के सूरज चेहरे को देखकर बहन से कहा। अरे तुम बेटे वाले हो, तुम क्या दोनों बेटियों वालों के गम? तुम्हारे बेटे ने धोखा दिया है, यहाँ बदकारी कर रहा है, और तुम कहते हो कि बैठ कर बात करते हैं। रफिया ने अपनी तोप्पू का रूह अब अपने छोटे भाई की जाने मोड़ा।
माया बिना कुछ सोचे समझे हैरत से देख रही थी। उस औरत से डर गई थी। आज के रोने के वापस फूफा की काटता नजर से बचती वो अंदर की तरफ गई थी। जो आपने देखा है सच है। फिर वो स्पार्टन अंदाज में दांत पीस कर बोला, और माया मेरी बीवी है, अर्श मेरा बेटा है, तो देखो। तो फिर वो बीचे हुए लहजे में बोला था, और अशर साहब रफिया आंखें फाड़े उसकी देदा दिलेरी देखते रहे। शायरिया ये क्या बकवास है, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? अशर साहब गुस्से से बोले, सॉरी अब्बू, यही सच है, आप जानते तो हैं फूफा कब झूठ बोलती हैं, वो जो समझती हैं वही हमेशा सच होता है। बाकी सब बीच में उनके आगे। वो गुस्से से कहता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। पीछे रफिया बेगम ने गुस्से से अपने भाई को देखा जो परेशान थे। वो बहन की चुपती हुई नजर से बाखूबी आगाह थे। और तुम अपने इस बॉयफ्रेंड को भूल के जिसकी किस्त लेती और देती थी, कितने फ्लर्ट बात लड़की हो तुम कसम से। मिर्रा उसके हाथ से मोबाइल चिमटे हुए तन कर बोले, बस यार ये ज्यादा खूबसूरत है, तुम जानते हो ना डैड नहीं मानेंगे इसके लिए। उसने क्यूटो को देते हुए मुस्लिम अफसुदा से लहजे में कहा, तो फिर मोहब्बत की पिंगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी? मीरा ने कमर पर हाथ रखकर पूछा, बस ऐसे ही अच्छा लगा था ना। हद ने तासुब से कहा, मोड़ो कहीं जाकर मेरे दिमाग की दही काट दी है। मीरा कहते हुए पैट पटाती हुई वॉकआउट कर गई। हा हा हा, पागल। और बड़बड़ाई। महक ने हैरत से इसके कमरे की बत्ती जलती हुई देखा। उस कमरे से इसे नजर नहीं आया था। उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरा खाली था। हैं, ये कहाँ गया? कमरे की तो लाइट जल रही है। महक हैरत से इधर से उधर देखती हुई बड़बड़ाई, लेकिन फिर वो चौंकी। वो बगैर शर्ट के वॉशरूम से शावर लेकर बाहर आया था। बाल्टी में पानी के कतरे फिसल रहे थे और महक तो आंखें फाड़े उस हुस्न के देवता को देख रही थी। इतना हसन उसने पहले अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो आंखें सुखले से देखकर लब बीतवा शर्ट जल्दी से पकड़ता गले अपने गले में चढ़ा गया था। क्या तकलीफ थी यहाँ आने की? निकलो मेरे कमरे से। क्या मैनर्स नहीं है आते किसी के कमरे में एंटर होने के? वो गुस्से से सर्द लहजे में बोला, आई एम सॉरी, दरअसल मैं शैम्पू लेने आई थी, मेरे बात में से खत्म हो गया था तो इसलिए चली आई। वो डोर इसलिए नॉक नहीं किया कि मुझे लगा आप बराबर नहीं होंगे। मैं बड़े सुरजे लहजे में बोले, सॉरी मिस, मैं ना किसी की चीजें यूज करता हूँ और ना अपनी चीजें किसी के साथ शेयर करता हूँ। इससे ले आप जा सकती हैं, अबराज के कमरे में होगा शैम्पू। वह तन से बोतल कमरे का दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर गया था। हाउ रूड। मैं गुस्से से बोली, आहान मनवर शराजी पर नजर रखो, उसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, और हर बात भी ध्यान रखना। वो बारिश पे करता हुआ फोन पर किसी आदमी से बोला, सफूरा बेगम मुंह बनाए हुए बैठी हुई थी। वो सब मुझे पहले ही मेके नहीं घुसने देते, अब तो मुझे बिल्कुल मेके का रास्ता बंद होता हुआ नजर आ रहा है। सफूरा बेगम परेशानी से बोली, कुछ नहीं होगा, हमें अपनी बेटी का सोचना है सफूरा, ना के लोगों का। तुम ये भी तो सोचो कितना अच्छा रिश्ता है मिला है हर्ट के लिए। उसकी आंखों में मैंने हर्ट के लिए मोहब्बत देखी है, और हर्ट की आंखों में उसके लिए। मैं जानते बूझते अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं काटता। मुझे उस वक्त भी आहान से बेहतर रिश्ता मिलता तो मैं आहान पर भी इस रिश्ते को फोके देता। रहमान साहब चाय के सिप लेते हुए संजीदगी से बोले, मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके लहजे में हर्ट के लिए मोहब्बत देती हूँ। जब आप कोमे में रहे और हर जेल में, तो वो दिन मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थे। आप होते ना तो हमारी बेटी के साथ वो हादसा होता ना, वो जेल में रहती। उनने पैसे के बलबूते पर हमारी कमसुन हर्ट को जेल में रखा। सफूरा बेगम आंसू पोंछती भी बोली। रहमान खान अफसोसी से उनका साथ थपते हुए लब बीच कर रह गए। मुझे कल तक हरदरमान अपने कमरे में चाहिए। आहान की स्पार्ट आवाज किसी के फोन में गूंजी थी। सर, वो कल से घर से नहीं निकले, उसके आदमी ने उसे इतला दी। ये मेरा मैटर नहीं, मुझे वो चाहिए, कैसे भी करो, लेकिन इस लड़की को किडनैप कर लाओ। आहान कहता हुआ फोन बंद कर गया था। और जजील अहमद, तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगे। तुमने आहान शराजी से उसका लकमा छीना है, अब तो मैं तुम से तुम्हारा प्यारा लकमा छीनूंगा। वो सिगरेट पीता हुआ नफरत से बोला। जजील अहमद, वो पीछे से उसके ऊंचा सा बोली। वो जो मलंगों वाले हुलिये में सर पर बैठा हुआ था और रहमान की एंट्री पर सर पीट कर आ गया, जिसे कहीं भी मिल जाती थी और फौरन पहचान भी लेती थी। वो बिना उसे देखे सर झुकाए तस्वीर पढ़ता रहा था। ए मलंग, तुम इतने हुलिये क्यों बदलते हो? इतने गिड़गड़ रंग नहीं बदला जितने तुम बदलते हो। उसके करीब अक्रूस टाइम में बैठती हुई उसकी शक्ल देखती हुई पुरसोच अंदाज में बोली, ठा तभी जजील अहमद पर हमला हुआ था। वह हुड को तरफ खींचता हुआ एक झटके से पिस्टल जूले से निकालता हुआ उस पर फायर करता हुआ गाड़ी के पीछे हुआ। तुम्हारी वजह से मेरा काम खराब हो गया, वो फायर करता हुआ होंठ बीच कर बोला। मेरी वजह से? मुझे क्या पता था कि तुम्हारा दुश्मन भी बेसपदा का तुम्हारे आस पास है। वो गुस्से से बोली और पिस्टल पाके से निकालती वो भी निशाना बंद कर उनका मुकाबला करने लगी। जजील अहमद ने फहर से देखा जब एक गोली उसका हाथ चीर गई थी। माया ने हैरत से उसे देखा। वो क्या कह रहा था? शादी? वो भी उससे? ऐसे भला कैसे मुमकिन था? उनके मजहब एक दूसरे से अलग थे। वो शादी भला कैसे कर सकती थी?
हूर्स के हाथ से निकलता हुआ खून जजील अहमद को ठटका गया था। वो लब बिछता हुआ 2 पिस्टल से इन पर फायरिंग करने लगा। वो जो एक दो रह गए थे, भाग गए थे। जजील अहमद ने हंस कर देखा जो लब बिछे जब से हाथ को देख रहे थे जिससे खून निकल रहा था। गोली हथेली को छूती हुई गुजर गई थी। उसका हाथ पकड़ता हुआ उस पर अपना व्हाइट रुमाल बांधा उसे लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो आंसू साफ करती हुई उसके पीछे व्हाइट पजाड़ों में बैठी। उसका हुलिया अभी भी मलंगू जैसा था। और डोंट वरी, मैं अभी तुम्हें अपने डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, वहां से तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा दूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। वो गाड़ी फुल स्पीड में छोड़े हुए नरमी से उसका सर थपकता हुआ नरमी से फिक्रमंद लहजे में उसे तसल्ली दे रहा था। रुमाल खून से रंग चुका था और होदर खून देकर और तेजी से रोने लग जाती थी। वो उसका हाथ थाम कर अपने सीने पर रख गया था। सबस खुला हुआ चोला था जो उसने पहना हुआ था। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, वो आंसू पर कंट्रोल करती सिसक कर बोली। हम आ चुके हैं डॉक्टर के पास, डोंट वरी। वो गाड़ी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने रोकता हुआ बोला, फिर उसकी तरफ आकर उसे थाम कर अपने बातों में उठा गया। मैं चल सकती हूँ, वो अपनी तरफ मुतवज्जो होते हुए लोग को देखकर बोली। आई नो माई वाइफ, वो शीशे के डोर से अंदर आता हुआ बोला। वो लिफ्ट से ऊपर आता हुआ एक बहुत बड़े कमरे में आ चुका था जहाँ पर एक डॉक्टर रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था। डॉक्टर मुर्तजा। वो डॉक्टर को पुकारता हुआ हाथ को उसके पास वाली चेयर पर बिठा गया। डॉक्टर जजील को देखकर चौंका। फिर तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर फिक्रमंदी से बोला। नहीं डॉक्टर, मेरी हर्ट ठीक नहीं है, हथेली पर गोली लगी है जो निकल चुकी है, खून बहुत बह चुका है, अब जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करें। वो जल्दी से बोलता हुआ हाथ के हाथ से रुमाल उतारने लगा था। होड आंसू बहाती हुई डॉक्टर के पास दूसरे कमरे में चली गई थी। वह खून अलूदा रुमाल तय करके चोले की पॉकेट में डाल गया था। दाढ़ी खुचखुचाता हुआ वो इस तरह कैफियत में कमरे का चक्कर पर चक्कर लगाने लगा। कुछ देर में डॉक्टर उसे साथ लिए चली आए। हाथ के हाथ की बैंडेज हो चुकी थी, चेहरा सुरख पड़ चुका था तो होंठ सूज चुके थे। वो उसके पकड़ता हुआ चेयर पर बैठा था। डॉक्टर से उसके जम के हवाले से पूछगिछ करने लगा और मुंह बसोड़े अब उसे देख रहे थे। वो तो उसे ऐसे ही वाक पर बाहर आ गए थे। जब मेन सड़क पर फकीर बैठा हुआ देखा, वो फकीर के पास आते हुए पैसे निकाल कर उसे देती हुई पलट गई थी। जब वो चौंकी, उसके व्हाइट हाथ में ब्लैक तिल उसे हर बार इसका पता दे जाता था जो उसे इसी वक्त आवाज लगा बैठी थी। अब उसे क्या पता था कि उसके दुश्मन उसके आसपास ही हैं। हर लंच करने हर लंच करने चले, वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए हर से बोला। तुम्हें इस हुलिये में कोई अंदर नहीं घुसने देगा। वो उसके हुलिये को देती हुई मुंह बसोड़कर बोली। उसकी फिक्र ना करो माई हार्ट। वो सुनसान सड़क पर गाड़ी रोकता सबसे पहले अपनी दाढ़ी उतार चुका था। आज चेहरा क्लीन शेव था, कटावदार होंठ उसे देखकर हल्की से मुस्कान में डाले थे। उसका दिल जोर से धड़का था। वो बेसहारा दिल पर हाथ रख गई थी जिसे धड़कने से रोका हुआ। वो अब चोले के बटन खोल रहा था और हद उसकी तरफ टुटकी बांध के देख रही थी। लेंस निकालकर एक बॉक्स में डाले और थोड़ा सा ऊपर होता वो पैरों तक आते चोले को उतारकर नीचे फेंक चुका था। नीचे वो ब्राउन पैंट पर हाफ स्लीव व्हाइट शर्ट पहने हुए था, पिस्टल बेल्ट बांधे, ब्राउन सी वॉच बांधे। वो नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। नीमा होंठों से तो देख रही थी जो हल्की मुस्कान से ब्राउन शेड वाला चश्मा लगा चुका था। क्या अब मुझे वो घुसने देंगे कि अब भी नहीं? वो गुलाबी काटदार होंठों का कोना ऊपर वाले होंठ में दबाते हुए से पूछ रहा था। हाथ ने श्रेया से अपने हुलिया को देखा। उसे कहाँ पता था कि रास्ते में उससे टकराव हो जाएगा। वो तो व्हाइट पैंट पर ब्लैक कुंटू तक आता हुआ गाउन पहने हुए थी। नीचे ब्लैक की शर्ट था जो कि रेशमी कपड़ों से साफ नजर आ रही थी। पोनियां उलझी हुई थी जो मुंह होंठ बसोरे अपने हुलिया को देती। सख्त तासर में थी क्या था कि मैं चेहरे पर थोड़ी सी फाउंडेशन लगा लेती और लिप ग्लो लगा लेती। वो सख्त गुस्से से बड़बड़ाए। तू मुझे गंदे मंदे उलझे सुलझे सब रूप में कबूल हो हरदर, तुम्हारे आगे मुझे कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं। वह गंभीर लहजे में कहता हुआ उसके चेहरे पर झुका था और हर दरअसल दिल से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे हटा गई। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ वरना मैं मर जाऊंगी। वो हल्के से बोली। मरे मेरी हट के दुश्मन। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुआ धीमे लेकिन शिद्दत भरे लहजे में बोला। वो उसे शहर से दूर पहाड़ों पर बने हुए खुले ओपन एरिया होटल में लाया था जहाँ से नीचे का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। हर हैरत में डूबी कुदरत के हसीन मंजर पे खोई हुई थी। छोटी सी बाउंड्री बनाई गई थी, व्हाइट टेबल चेयर थे जहाँ बहुत से मंझले बैठे हुए गुफ्तगू और खाने में मसरूफ थे। वो पेन की पॉकेट से मोबाइल निकालते हुए जल्दी से छोटी सी बाउंड्री के पास आई। मेरी बहुत सी पिक बना दो। वो मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए जल्दी से बाउंड्री के पास गई, पाल संवारे, गौन ठीक किया और बाजू फैलाया। दोनों बाजू होकर गई थी मेरी तो। वह हफ्की से बोली जो कमर पर हाथ रखे से घूरने में मसरूफ था। इधर आओ, सब बाजू पकड़ कर तरफ खींचता हुआ बोला। बिना उसके सुनने से टेबल पर बिठा चुका था। मुझे पिक्स तो बनाने देते, मीरा लोगों को जेलस करवाना चाहती थी, लेकिन तुमने आज तक मेरी कोई बात मानी है जो आप मानते? वो तब का बोली। हाथ का दर्द कैसा है? वो बिना उसके बाप पर कोई रिएक्शन देते हुए बड़े आराम से बोला। दर्द क्या बार में? वह मुंह बनाते हुए बोली। वेटर उसके गिलास पर ठंडा पानी डालते हुए बेटे को आवाज देने लगा जो दौड़ता हुआ उसके करीब आया था। हट, जल्दी से सब कुछ बता दो जो जो पसंद है तुम्हें। वो कान में ब्लूटूथ फिट करता हुआ उसे बोला। उसे कार्ड और मार्कर लेती हुई अपनी पसंद की डिशेस पर टिक लगाने लगी और बेटे ने हैरत से इस कार्ड से पकड़ा। सर आपके लिए
वेटर ने उसे पूछा, ओनली ब्लैक कॉफी। वो हद की तरफ देखता हुआ होंठ पीछकर मुस्कुराकर बोला, जो कुछ लड़कियों को तगड़ी घुड़ी से नवाज रही थी। मिली, ये तो वही लड़की है जिसने तुम्हारे मुंह पर मुक्का मारा था। 3-4 लड़कों के ग्रोह में एक लड़की भी दोस्त से बोली जो हाथ को बड़े गौर से देख रही थी। इससे मैं कैसे बोल सकती हूँ, उसकी वजह से तो मैं कितने दिन जूनी में नहीं जा पाई। आज इस हिसाब से बराबर करना के छोड़ूंगी। मिली मुठियां बीती हुई गुस्से व नफरत से बोली, यार इस लड़की को ये लड़का कहाँ से मिल गया, ये तो कोई फॉरेन लगता है, और देखो तो राजघाट हसीन है यार, ऊपर से ब्लू आइज, यार मैं तो घायल होगी इस लड़के के हुस्न से। मिली की दोस्त जजील अहमद पर नजर टिकाते हुए बोली, और मिली ने भी गौर से इस लड़के को देखा, फिर उसके साथ बैठी हुई लड़की को नफरत से, भला इतना खूबसूरत लड़का और ये कहाँ डिजर्व करती है। मिली जलन से बोली और जजील अहमद ने हैरत से वेटर को टेबल पर डिशेस के ढेर लगाते हुए देखा। टेबल के साथ वेटर एक और टेबल लगा जोड़ चुका था, वो टेबल भी फुल हो गया था और डिशेस से। ये क्या है, वो हैरत से बोला। सर, मैडम ने जिन जिन डिशेस पर मार्कर किया था ये वही है, वेटर हामते हुए बोला। क्या? जजील अहमद हैरत से उसको देखने लगा, जो मोबाइल पर मुख्तलिफ एंगल से अपनी पिक्स बना रही थी। और ये क्या है, वो हैरत से बोला। तुमने तो कहा था कि अपनी पसंद के सब डिशेस ऑर्डर कर लो, तो मैंने कहा ली, अभी तो हाथ होला रखा, अभी तो 4-5 डिशेस रहती थी। वो मोबाइल सर पर रखते हुए मासूमियत से बोले, अब खाओ फिर सब। वो काफी कम मांग उठाता हुआ था, झटक कर बोला, हाथ उठकर उसके मुंह के सामने वाली कुर्सी पर बैठी ताकि जो लड़कियां कम से उसके कोजे से छुड़ों को देख रही थी वो देख ना सके। उठती ये इत्यादि तभी वो अच्छे से समझ सकता था, इसलिए दाएं साइड वाली आईब्रोज काकर वो मुस्कुराया। पहले क्या खाऊं? वो डिशेस पर एक तायराना नजर डालती हुई बोली, जबकि वो काफी के सिप लेता मुस्कुराती आंखों से उसे देख गया था। वो सबसे पहले प्लेट में फिश के टुकड़े डालने लगे। उसे फिश खाता देखकर वो दूसरी तरफ रुख कर गया कि वो अपना दिल हड़प नहीं करना चाहता था। और सब चीजों से इंसाफ कार थी और वो हैरत ज़दा सा उसे देखे गया था कि वो अपने छोटे से पेट में इतनी चीजें कैसे टका पा रही है। तुम भी खाओ ना, मुझे नजर मत लगाना, मैंने रात को कुछ नहीं खाया। वो खाते हुए उसे गुड़कर बोली, नजर मेरी हुट के दुश्मनों को लगे। वो मोहब्बत से बोला। वो नाक पूछते हुए मुस्कुराए। तीखे खानों से नाक में पानी आने लगा था, लेकिन वो पानी को हाथ तक नहीं लगा रहे थे। और पानी पी लो, फिर वहीं से स्टार्ट कर लेना। वो पानी उसके सामने रखते हुए बोला, नहीं, पानी पीने से भूख मर जाती है। अब पैसे देने हैं तो कोई चीज मैं फजूल नहीं जाने दूंगी, और जो बचेगा मैं वो विरहा के लिए पैक करवा लूंगी। डोंट वरी अबाउट इट। वो खाने की तरफ इशारा करते हुए बोली, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया, जिस पर वो भी मुस्कुराए। सर, वो दोनों होटल में है, किसी ने दूरबीन में से उन्हें देखते हुए आहान मनोवर को इतला दी। मुझे वो लड़की मुर्दा या जिंदा चाहिए, उसने मेरे चाचू को मारा था ना, इसका बदला तो ऐसे चुकाना है ना। आहान मनवर नफरत से बोला, लेकिन सर जजील अहमद के साथ है। अरे साथ है तो क्या हुआ, तुम सब बस जब वो इधर उधर हो ना अपना काम कर देना। आहान ने फुनका कर फोन बंद कर दिया। सुनो, ये जो जो खाना बचा है ना, इसे पाक कर दो, रिज्क को जाया नहीं करना चाहिए। और वेटर से खाने की तरफ इशारा करके बोली। वेटर गहरी सांस लेते हुए साइड हिलाकर बर्तन उठाने लगा, जबकि वो टीचू उसकी तरफ बढ़ा गया। हट, मुंह साफ कर लो। उसके होंठों पर लगे हुए चावल के दाने देखकर मुस्कुराते हुए लहजे में बोला, और उसे घूरते हुए टीचू से होंठ थपथपाती हुई खड़ी हो गई थी। हट मेरी जान, अब कैसा फील कर रही हो? उसके जम की तरफ इशारा करके बोला। जम ठीक है, तुम्हारे होते हुए मुझे ये छोटी मोटी चोटें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए संगीत से बोले, मिली, उसे यहाँ से दिखा देना बहुत ही आसान है, सीधा नीचे खाई में या फिर पानी में गिरेगी। उसकी फ्रेंड ताबी सफाकी से बोली, क्योंकि वो जेलस थी। कहाँ इतनी खूबसूरत, कहाँ इतना खूबसूरत नौजवान और कहाँ वो लड़की। हाँ ये बेस्ट है, मिली गुस्से से बोली, और हाथ बाजू फैलाती हुई उसे पिक बनाने को कह रही थी। वो साइड लाता उसकी पिक्स बनाने लगा और हर चले उसका मोबाइल अपने पॉकेट में घुसाता हुआ बोला। हर आसपास ग्रीनी को देती हुई साइड लागी उसकी तरफ आने लगी थी, जब एक लड़कियों का टोला उनके दरमियान हॉयल हो गया और जजीला में परेशानी से देखने लगा कि वो ग्रुप में नजर नहीं आ रही थी और हद उनके बीच से गुजरने लगे। जब मिली ने उसे कंधे से थाम कर रोका और हद उसे देखती हुई अचंभे से देखने लगी, जैसे पूछ रहा हो कि क्या तकलीफ है। वो लड़की तन से मुस्कुराई और फिर इधर उधर देखने लगी। कोई भी उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। वो दूसरे पल उसे होंठ पीटते हुए दिक्कत दे गए थे और हर जो बिल्कुल छोटी सी रेलिंग के पास खड़ी थी वो चीखती हुई नीचे गिरने लगी थी। जब वो सराय से उसकी उंगलियां अपने मजबूत हाथ में थाम गया, वो झटके से हर्ट को अपनी तरफ खींच गया था और हर्ट उसके सीने से लगे कांप रही थी। वो लड़कियां पीछे होती भागने लगी थी जब वो हर्ट को सीने से लगाए ही उनके सामने आया था। आसपास सब खड़े होते हुए उन्हें देखने लगे थे। मिली घबरा गए थे। किसने मेरी बीवी को दिखा दिया था? वो बीचे हुए लहजे में बोला था। हमने दिखा दिया तो नहीं था, ये तो खुद ही पैर फिसलने से गिर चिट्टा उसकी बोलती एक झटके से बंद कर गया था। शर्म नहीं आती या गोलका पी गई हो? अगर तुम लड़की ना होती तो अभी तुम्हारे हाथ काट देता। यू फुलिश गर्ल, जदील अहमद हट से कभी गाफिल नहीं हो सकता, समझे तुम? बताओ किसने कहा था मेरी बीवी को दिक्कत देने को? बोलो। वो इतनी शिद्दत से चिल्लाया था कि हट भी अपने कानों पर हाथ लगे थे। इसने दिखा दिया था सर, हमने नहीं। मिली की फ्रेंड मिली की तरफ इशारा करते हुए डरे हुए लहजे में बोले और मिली ने हैरत से
अपनी फ्रेंड को देखा। बोलो, वरना अभी तुम्हें यहाँ से फेंकने में मुझे एक लम्हा लगेगा, वो चिल्लाकर बोला था। उसने एक बार फिर पब्लिक के सामने मुझे मुंह पर और पेपर मुक्का मारा था, इसलिए मैंने दिखा देना चाहा था। मिली सर झुकाकर बोले, दिल तो कर रहा है कि थप्पड़ों से तुम्हारा मुंह लाल कर दूं, वो सख्त लहजे में बोला। और हद ने हैरत से लड़की को देखा। उसे याद आ गया था, ये तो वही लड़की थी जिसने मीरा का मजाक उड़ाया था। उसने गुस्से में उसके मुंह और पेट पर मुक्का दे मारा था। वो हल्की कलाई पकड़ता हुआ, उसे साधते हुए बीर को चीरता हुआ वो पहाड़ी की सीढ़ियां उतरता हुआ सबकी नजर से ओझल हो गया था। वो हर दर लब बीच के मुस्कुराते हुए अपने मगरूर शो को देखने लगी थी, जो बिना इधर उधर देखे हुए नाक की सीध में चल रहा था। तुम बहुत ही गुस्से वाले हो, उसके साथ चलते हुए संजीदी से बोली। अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा आपने माय डियर, जिस दिन देख लिया ना उस दिन बात करने से भी डरोगे। वो संजीदगी से बोला, मुझे वॉशरूम जाना है। वो कुछ देर बाद संजीदगी से बोली, हाँ क्या यहाँ तुम्हें वॉशरूम नजर आ रहा है माय डियर? वो रुकता हुआ बोला, नहीं। वह मुंह सोड़ कर बोले, तो फिर माई लाइफ सब्र करना होगा। कोई सब्र नहीं करूंगी, मुझे यहाँ वॉशरूम चाहिए, वरना पैर में दर्द शुरू हो जाएगा। वो पेट पर हाथ रखती बेबसी से बोले, और क्या यहाँ इमरजेंसी वॉशरूम में तमीर करवाऊं? उसकी तरफ रुख करता हुआ संजीदगी से बोला, करवा लो यार प्लीज। वो पैर पर ढका बोले। वो जवाबन होंठों पर मुस्कुराता जाता हुआ उसे टांगों से पकड़ता हुआ उसे ऊपर उठा गया था। और हद ने शाख से देखा, जो उसे देखता हुआ बड़े रिलैक्स से अंदाज में चल रहा था। आर्ट माई लाइफ कंट्रोल करो। वो होंठ पीट कर बोला, तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी मैं मुक्का मारकर। वो हफ्के से बोली, कम खाना था ना माई लव। वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोला, चुप चुप कर जाओ ना, वरना मैं फोत हो जाऊंगी। वो चिल्लाकर बोले, फोत हो मेरी हट के दुश्मन। मुझसे घर के सामने खड़ा करता हुआ बोला। वो दरवाजा खटखटाता हुआ थोड़ा पीछे हुआ था जब एक लड़की बाहर आई। क्या मेरी वाइफ आपका वॉशरूम यूज कर सकती है? वो स्नीति से ज्यादा चाह रहा था। जी क्यों नहीं, वो लड़की खुशी इलाके से बोली। और हद उसके कहने पर जल्दी से अंदर भाग गई और फिर नजर आते हुए वॉशरूम में घुस गई।